अब जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का हमको रिवीजन करना है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का कंसेप्ट कहाँ है देखो जरा। तो ये मेरे रिवीजन के फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ ये जगह पे मैंने शुरू किया है 5वें पेज से, बराबर। ये शेयर करने वाला हूँ पीडीएफ, कल आपको मिल चुकी होगी एक कंबाइंड पीडीएफ दोनों की, और उसमें सभी आई थिंक जितने भी मैंने करवाए थे वो सब आ गया है उसके अंदर। अब देखो ये जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। अब जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये है ना प्रोसेस कॉस्टिंग का एक्सटेंशन है। कि सपोज आपने कोई प्रोसेस किया और प्रोसेस के एंड में जो आउटपुट बनता है, तो देयर माइट बी अ सिंगुलर आउटपुट और दैट माइट बी अ प्लूरल आउटपुट। सिंगुलर आउटपुट मीन्स कोई एक प्रोडक्ट बन जाएगी, एंड प्लूरल आउटपुट मीन्स एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगी। और जब ऐसे कंसेप्ट आते हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की जब बात आती है तो पहले ये शब्दों को समझना पड़ेगा कि जॉइंट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं और बाय प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। फर्क क्या है दोनों में? एक ही फर्क है, जो प्रोडक्ट प्रोसेस के एंड में एक साथ जो प्रोडक्ट्स बनती है उसमें जिसकी कीमतें ज्यादा हो उसको जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोवाइडेड वो प्लूरल में हो, मीन्स एक से ज्यादा क्वांटिटी में। एक से ज्यादा क्वांटिटी मीन्स 5,000 यूनिट बने ऐसा नहीं, मीन्स फिनिश गुड्स ए के 5,000 यूनिट, फिनिश गुड्स बी के 5,000 यूनिट, तो दो फिनिश गुड्स होने चाहिए, तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलेंगे। सब्सटेंशियल वैल्यू वाली प्रोडक्ट उसको जॉइंट प्रोडक्ट्स बोला जाता है अगर वो प्लूरल में हो, बहुवचन में हो तो। बट सब्सटेंशियल वैल्यू वाली एक ही प्रोडक्ट बनी और बाकी की 2-3 छोटी छोटी वैल्यू वाली प्रोडक्ट बनी, तो जो सब्सटेंशियल वैल्यू वाली प्रोडक्ट है उसको मेन प्रोडक्ट बोलेंगे। सो या तो आप जॉइंट प्रोडक्ट बोल सकते हो या मेन प्रोडक्ट बोल सकते हो, ठीक है। अगर वो प्लूरल है तो जॉइंट प्रोडक्ट्स, एंड सिंगुलर है तो मेन प्रोडक्ट। अब चलो वो प्रोसेस के एंड में जो दूसरी प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट बोल रहा हूं अभी, जिसकी कीमत बहुत कम है, वो बाय प्रोडक्ट हो गई। सपोज वही प्रोसेस के एंड में एक से ज्यादा कम वैल्यू वाली प्रोडक्ट बन रही है तो उसको बाय प्रोडक्ट्स बोलेंगे, वहां एस लगाएंगे प्लूरल। तो ये चार है देखो, सब लिंग्विस्टिक जगलरी है ना, भाषा की ज्ञान है ये। जॉइंट प्रोडक्ट्स, सो टू और मोर प्रोडक्ट विद द हाई वैल्यू। मेन प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट विद हाई प्राइस। बाय प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट विद लो प्राइस, एंड बाय प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स विद लो प्राइस, ठीक है। and all these are the results of what? A common process. So I hope it is clear, सभी लोगों को क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम ये शब्दों को समझे। अब है ना ये हमारा फॉर्मेट है, ये समझ रहे हैं। सपोज पहला प्रोसेस है प्रोसेस 1, उसमें ये एक स्टार्टिंग इवेंट है, यहाँ से शुरू होता है प्रोसेस 1। सपोज वो कोई डेट होगी या टाइम होगा, वहां से शुरू होगा। फिर वो प्रोसेस जब एंड होता है, वो प्रोसेस के दौरान आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये सब खर्चे करते हो। ये खर्चों को हम बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट्स, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? कॉमन कॉस्ट्स। अब ये जो प्रोसेस 1 में जॉइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की, बराबर है। उसके एंड में वो प्रोसेस जब एंड होता है कोई टाइम पीरियड पे या कोई इवेंट पे, टाइम इवेंट पे वो प्रोसेस एंड होगा। अब वो प्रोसेस के एंड में अलग अलग प्रोडक्ट निकलती है। देखो ABCD 5 चीजें निकली, ठीक है। अब इसको ये जहां ये 5 प्रोडक्ट अलग निखर के आई, वो पॉइंट ऑफ टाइम को स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? सेपरेशन पॉइंट। देखो मैंने लिखा है प्रोडक्ट। अब ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट के एंड पे जो ये 5 प्रोडक्ट बनती है, उसके पास यहाँ 4 है, ABCD 4 है। तो ये 4 की हमारे पास क्वांटिटी इंफॉर्मेशन होगी कि भाई इतने प्रोडक्ट ए का इतना क्वांटिटी बना, प्रोडक्ट बी का इतना बना, प्रोडक्ट सी का इतना, प्रोडक्ट डी का इतना। अब ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, अब यहाँ ये जॉइंट प्रोडक्ट भी हो सकता है, बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है, मेन प्रोडक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक ही कीमत है, एक ही कीमत है 100 रुपये, बी की 5, ये 2, ये 1, तो ये मेन प्रोडक्ट हो गई और ये 3 बाय प्रोडक्ट्स हो गए। सपोज ये 100 है, ये 150 है, और ये 2 और 1 है, तो पहली दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गई और ये 2 बाय प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। सपोज ये 100, 150 और 200 है और ये 1 रुपये वाला है, तो ये पहली 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गई और ये एक वाली क्या हो गई? बाय प्रोडक्ट्स। तो ये सर इसी के अलग अलग फॉर्मुलेशंस है, बराबर है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब है ना, इसको अब हम, हमारे पास चॉइस है कि इधर ही बेच दे,
अगर ये जो एबीसीडी की जो क्वांटिटी निकली वो यहाँ ही बेच दे, मीन्स प्रोसेस 1 के एंड में ही उसको बेच दे, तो उसको बोलते हैं सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये क्वांटिटी आएगी उसकी प्राइस से मल्टीप्लाइड करेंगे और अब जो बनेगा सेल्स वैल्यू। बट कुछ प्रोसेस की जो आउटपुट है वो तुरंत उसी फॉर्म में नहीं बिकती, उसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। तो फर्दर प्रोसेस के लिए आप सेकंड प्रोसेस में जाओगे, प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस 2 में वापस से हर एक प्रोसेस मीन्स हर एक प्रोडक्ट ए बी सी और डी हर एक को मैं फर्दर प्रोसेस कर सकता हूँ। तो हर एक के मटेरियल लेबर ओवरहेड आ सकते, हर एक के मीन्स ए के मटेरियल लेबर ओवरहेड, बी के मटेरियल लेबर ओवरहेड, सी के मटेरियल लेबर ओवरहेड, डी के मटेरियल लेबर, और उसको फर्दर प्रोसेस करना है। अब क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जिसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड आ सकता है। फिर उसमें और कौन सा खर्चा आएगा, तो उसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आएगा। अगर हम वहां प्रोसेस 2 के बाद उसको बेचेंगे तो बेचने के लिए एस&डी को ओवरहेड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ क्या आता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एफपीसी बोलते हैं, प्लस एस&डी ओवरहेड, एंड फिर तीसरा आता है प्रॉफिट। ये तीन का टोटल कर दो तो अब ये इवेंट में जहां प्रोसेस 2 खत्म होता है सभी का, तो वहां जो वैल्यू बनती है उसको बोलेंगे सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सेल्स वैल्यू कैसे आएगी, ये जो क्वांटिटी मिली इधर उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाइड करके जो मिलता है उसको। अब है ना, आपको मैक्सिमम 2 प्रोसेस तक का ऐसा पूछते हैं, आइडियली तो 2 के बाद 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और रियलिटी में ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है रियलिटी में, ये चैप्टर फॉलो करना इम्पॉसिबल। अगर हम लिख के करेंगे तो इम्पॉसिबल है, ये कंप्यूटर थ्रू ही कर सकते हैं। रीजन क्या है, आप सोचो, पहले प्रोसेस में आपने 200 टाइप के मटेरियल यूज किए, उसमें 6 प्रोडक्ट बने। अब 6 में से कुछ अभी बेच रहे हो, किसी को फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हो, और उसमें वापस से 150-200 मटेरियल यूज हो रहे हैं एक एक प्रोडक्ट में अलग अलग। तो यहाँ है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बराबर। रियलिटी में तो रियल में बहुत टफ है, बट फाइन, वी कैन एबल टू मैनेज। अगर उसकी क्वांटिटी कम है ना तो ये इधर हम एग्जांपल में मैनेज कर सकते। चलो, अब एक और शब्द है एनआरवी। अब ये क्या है, तो ये जो कॉमन कॉस्ट आएगी, ज्वाइंट कॉस्ट आएगी, उसको किस प्रोपोर्शन में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि सपोज आपको इधर प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है कि अभी इधर बेच दो तो प्रॉफिट कितना आएगा, तो प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू तो मिल जाएगी, बट खर्चा कैसे बांटोगे, ये कॉमन खर्चा होगा ना मटेरियल लेबर ओवरहेड का, तो ये चारों में बांटना पड़ेगा एबीसीडी में। तो किस प्रोपोर्शन में बांटोगे, तो उसका एक फॉर्मूला है एनआरवी मेथड। व्हाट इज एनआरवी, तो एनआरवी इज नथिंग बट सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। मीन्स यहाँ आप जो बेच रहे हो ना, ये लेवल पे जाना है, फिर उसमें से आप प्रॉफिट माइनस करो अगर प्रॉफिट मालूम है तो, एस&डी ओवरहेड है वो माइनस करो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मालूम है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर मालूम है तो वो माइनस करो। अब जो आता है ना उसका नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला। तो एनआरवी की ये फॉर्मूला है। अब है ना, कुछ ना कहा हो तो ज्वाइंट कॉस्ट को बाय डिफॉल्ट एनआरवी से आपको क्या करना है, अपोर्शन करना है। बट एनआरवी चाहिए ना तो एक चीज याद रखना, आपके पास फर्दर प्रोसेसिंग की भी डिटेल होनी चाहिए, तभी ये माइनस करते करते आप एनआरवी पे पहुंचोगे। सो आप फॉलो क्या कर रहे हो, प्रोसेस 2 की डिटेल्स का यूज करके एनआरवी ढूंढते हो, और उसमें से प्रोसेस 1 की जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो बाइफरकेट करोगे। समझ में आ रहा है, ओके। चलो, तो एनआरवी हो गया। अब इसमें कितने एग्जांपल्स करने हैं, इतने ही करने हैं। आपके पैम्पलेट में जो लिस्ट है उसमें से इतने सम करने हैं। कौन कौन से, 2 4 5 6 8 एंड 12 मैंने सब देख लिए कि कितने कितने करने हैं। 2 4 5 6 8 एंड 12 इतने सम्स करने, इतने सम्स कर लिए तो उसका मीनिंग यू रिफर्ड मोस्टली ऑल वेराइटीज, और आपके जो पूछे गए हैं सम्स वो सब इसी में कवर हो है ना। तो ये मैंने कवर कर लिया, बट कुछ और चीजें मेरे को पढ़ानी है। शायद मैंने रेगुलर सेक्शन में लेक्चर्स में ये चीजें नहीं पढ़ाई है, बट ये एक पेज मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए ही रखा है। ये क्या है समझाता हूँ। सबसे पहले ये लास्ट में समझते हैं, मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट को बांटने के तरीके कौन से, मैंने बताया था एनआरवी बाय डिफॉल्ट, कुछ ना कहा तो एनआरवी। तो ये एनआरवी ये रहा देखो 7वां तरीका, बट उसके अलावा 9 तरीके हैं। 7वें के अलावा दूसरे 8, मीन्स टोटल मिलके 9 तरीके। पहला तरीका क्या है, फिजिकल यूनिट मेथड। मीन्स जो जॉइंट कॉस्ट है, सपोज 5 लाख जॉइंट कॉस्ट है और एबीसीडी के सपोज 100 200 300 एंड 400 ऐसे यूनिट है, तो ये प्रोपोर्शन में बांट दो। तो ये सबसे बकवास मेथड है। क्यों, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है सभी को सेम लेवल वेटेज दे दिया। मीन्स स्क्रैप के 10,000 यूनिट है एंड मेन प्रोडक्ट के सिर्फ 50 यूनिट है, बट सभी को सेम लेवल पे वैल्यू कर दिया, दैट इज रॉन्ग।
फिर है एवरेज यूनिट कॉस्ट, ये इसी का भाई है। करना क्या है कि जो खर्चा आएगा ये कॉमन का, इसको मैं क्या करूंगा, फिर ये कॉमन यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, जो आएगा एवरेज कॉस्ट। फिर वो एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे अब बाइफरकेट करोगे, मीन्स ए की एवरेज कॉस्ट कितनी हुई, बी की कितनी हुई, सी की कितनी हुई। अब ये जो एवरेज कॉस्ट है वापस से यूनिट से मल्टीप्लाइड करो तो वही आएगा जो वन में है। बट अब बनाते हैं ना ऑथर्स, बहुत लोगों को ऑथर बनने का बहुत शौक है, तो उसके लिए ऐसी ऐसी फॉर्मूला निकाल देते हैं जो पहली फॉर्मूला का रिपीटेशन होता है। बराबर, तो देखो ये पहली, ये दूसरी, फिर ये 7, फिर है सर्वे मेथड, पॉइंट वैल्यूज मेथड। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, किसी से सर्वे करवा लेना है, और वो सर्वे करेगा और वो उस हिसाब से, मीन्स ये है ना, हम नहीं वो सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट में टेक्निकल पढ़े थे, टेक्निकल मेथड या इंजीनियरिंग मेथड, ये ऐसी मेथड है। या हमको कुछ माइंड नहीं लगाना है, इंजीनियर को जिसके पास बहुत ज्यादा माइंड है वो उसको बिठाना है, भाई तू कर काम, है ना। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, अब ये क्या होता है, सपोज आपको ये चारों प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू दे दिया है, हर एक का वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और वो जो कंट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन आएगा, पहले तो सेल्स वैल्यू ढूंढो, मीन्स क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाइड करके वैल्यू ढूंढो, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, फिर कंट्रीब्यूशन, तो ये कंट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शन में खर्चे को बांटना है। फिर चौथी में हो गई, पांचवी में मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, मीन्स ये जो सेल्स प्राइस इनटू ये क्वांटिटी करके सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आता है ना, वो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचो, जिसका मीनिंग है पांचवा नंबर, मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, जिसका दूसरा नाम क्या है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। फिर है मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मीन्स पहला प्रोसेस खत्म हो जाए उसके बाद दूसरा खत्म हो जाए, दूसरा होने के बाद जो क्वांटिटी मिले और उसकी प्राइस मिले, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब एनआरवी में जहां से शुरू करते हैं ना एनआरवी ढूंढने की, तो वो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वो यूज करो। फिर वो नहीं करना है तो एनआरवी करो, बोलो एनआरवी का 7वां नंबर है, बट ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद रिवर्स कॉस्ट मेथड, ये मस्त है, इसके बेस पे हमने 2 सम किए। आपको मालूम है एक सम में क्या दिया था, सेल्स दिया था, फिर प्रॉफिट दिया था, फिर एसएनडी के खर्चे दिए थे, फिर आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया था। तो ये सब माइनस करते करते, सपोज हमारी 3 प्रोडक्ट थी एबीसी, तो माइनस करते करते यहाँ जो पहुंचे ना, इसी का नाम बन गया था ज्वाइंट कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स कॉस्ट मेथड। अब ये रिवर्स कॉस्ट का यूज हमने 2 सम में किया है, बराबर, ज्वाइंट कॉस्ट। कुछ अलग ढूंढने की जरूरत ही नहीं, हमको प्रोडक्ट वाइज ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी मालूम, बराबर। एंड लास्ट है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। इसमें क्या करते हैं, आप ग्रॉस मार्जिन के परसेंटेज निकाल दो सभी प्रोडक्ट की, एंड फिर वो परसेंटेज को आप क्वांटिटी से अप्लाई करके आप एक बार ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ लो, और फिर उसके प्रोपोर्शन में आप बाइफरकेट करो। हार्डली ये 9th नंबर की मेथड यूज होती है, ज्यादातर सबसे ज्यादा कौन सी होती है, एनआरएम, उसके बाद रिवर्सल कॉस्ट, उसके बाद सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एंड सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ये मेनली 5, 6, 7, 8 ये 4 मेथड है ना, वही पूछी जाती है, ठीक है। अब ये हमने अलग से कोई बार देखा नहीं था पहले, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, बराबर। अब दूसरा भयंकर डिस्कशन ये मुद्दे का है, क्या मालूम, ये मुद्दा कभी हमने देखा ही नहीं इतने ध्यान से। अब मैं बताता हूँ व्हाट इज द अकाउंटिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट जो है उसका अकाउंटिंग कैसे करते हो, मीन्स आप देखो कि 4 में से 3 प्रोडक्ट तो सब सपोज मेन प्रोडक्ट्स है या जॉइंट प्रोडक्ट्स है, एक है बाय प्रोडक्ट, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं मालूम, बाय प्रोडक्ट को हम हमारी जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं टू कैलकुलेट द रियल जॉइंट कॉस्ट, एंड फिर वो जॉइंट कॉस्ट को बाकी के 3 मेन प्रोडक्ट में बांट देंगे। बट ये वन ऑफ द मेथड है, वैसे उसके अलावा दूसरी अलग अलग मेथड्स है। तो देखो, वेयर द बाय प्रोडक्ट्स आर ऑफ स्मॉल टोटल वैल्यू, बहुत कम वैल्यू वाला बाय प्रोडक्ट है, तो अभी जो मैंने बताया था वही ट्रीटमेंट फॉलो करोगे। नो पोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शन टू बाय प्रोडक्ट, सेल्स प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट में बी ट्रीटेड एज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है, इट इज ट्रीटेड एज मिसलेनियस इनकम और एक्सपेंसेस टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। दूसरा क्या है, इट इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट इन विच द बाय प्रोडक्ट हैज अराइजन। सो सिंपल बात है भाई कि भाई बहुत छोटी अमाउंट है तो आप ये काम कर लो, ये आगे ले ही मत जाओ, एंड ले जाओ तो ये वाली चीज करो, कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाओ, बराबर है। चलो, छोटी अमाउंट है तो ऐसा करते हैं। आप याद करो, हम अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन में भी छोटी अमाउंट थी तो हम कहाँ ले जाते थे, कॉस्टिंग पीएनएल में, तो यहाँ भी कॉस्टिंग पीएनएल का ही सजेशन दिया है, बराबर।
अब दूसरा है कि भाई कंसिडरेबल वैल्यू है। जब कंसिडरेबल वैल्यू है ना भाई, तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट में ही ले जाते हैं, उसको बाय प्रोडक्ट गिनते ही नहीं। अगर आपकी बाय प्रोडक्ट की कंसिडरेबल वैल्यू है तो। बट जरा सोचो, मैं आपको बताऊं, ये चीज एक ही जगह मैंने देखी है, रियलिटी में ऑब्जर्व किया है। बिरला कंपनी मालूम है, बिरला? उसका उसका नाम है बिरला कॉपर। बिरला कॉपर करके कंपनी, बिरला का कॉपर वाला मीन्स कॉपर बनाते हैं, तांबू। अब वो क्या करते हैं कि भाई मिनरल्स लाते हैं, खनिज, पहाड़ खोद के या फिर कोई माइंस में से खोद के वो लाएंगे, उसमें से मिट्टी कंकर वगैरह अलग करेंगे, फिर जो रियल मिनरल मिलेगा उसको प्रोसेस करेंगे, अलग अलग केमिकल्स डाल के उसको प्रोसेस करते हैं। अब मेन प्रोडक्ट उनको क्या बनाना है? तांबा, कॉपर। अब वो कॉपर का यूज कहाँ होता है? तो वायर में। पूरा जो हमारा केबल इंडस्ट्री है वो उसी से चलता है। आपको मालूम है, ये कॉपर को प्रोसेस करने के चक्कर में 1000 टन, सपोज मैं कॉपर बनाता हूँ ना, 1000 टन, 1 टन में 1000 किलो, 1000 टन मीन्स 1000 × 1000, 10,000, सॉरी 10 लाख किलो अगर कॉपर बनता है, तो उसमें 10 किलो, 10 किलो गोल्ड निकलता है बाय प्रोडक्ट के तौर पर। मीन्स आप बना रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो कॉपर, बट उसको प्रोसेस करते करते करते, कुछ केमिकल प्रोसेस करते करते गोल्ड निकल जाए। अब आप सोचो, 10 किलो गोल्ड, 1 किलो मीन्स 100 तोला हो गया, तो 10 किलो मीन्स 1000 तोला। अब 1 तोले की कीमत अभी 50-55 हजार है, तो 55 हजार इंटू 1000, ये बाय प्रोडक्ट है ना, करोड़ों में जाता है इसका। तो इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट की सब्सटेंशियल वैल्यू, कंसिडरेबल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बट उसकी आप सोचो 10 लाख किलो कॉपर, उसके सामने 10 किलो गोल्ड, बट फिर भी गोल्ड की कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कॉपर की कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा है। मेरे को याद है, अभी मैंने 1 मीटर जैसा कुछ 3 फीट जितना एक वायर लिया, 45 रुपए में आया। तो वो वायर 45 रुपए में 1 मीटर मिलता है, 3-3.5। अब उसमें उसकी जो जाड़ाई हो, उस हिसाब से उसके अंदर जितना कॉपर यूज हुआ हो। मेरे पास 45 रुपीज लिए थे। उसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं, वायरिंग मीन्स कॉपर की कीमत आती है, फिर उस पर जो उसको वायर के फॉर्म में ढाला, उस पर जो प्लास्टिक का वो कवर किया वगैरह, उसका रोल बनाया, तो लेंगे। हर एक आदमी अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, टैक्स ऐड करेगा, वो सब से मिल जाता है। बट कॉपर वाली इंडस्ट्री में ये कंसिडरेबल आता है, नंबर 2। तो अब इसमें क्या उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो ट्रीटमेंट ये है कि जॉइंट कॉस्ट उसकी निकालो, उसको जॉइंट कॉस्ट के तौर पे ही ले लो, बराबर है? मींस मेन प्रोडक्ट के तौर पे ही गिनो इसको। तो जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन टू बाय प्रोडक्ट्स बाय एनी ऑफ द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट। सो जॉइंट प्रोडक्ट वाली ही ट्रीटमेंट दे दो, ऐसा समझ लो। दूसरा क्या है? सेल प्रोसीड्स। अगर ये बाय प्रोडक्ट को आप बेच देते हो, गोल्ड बेच देंगे, तो सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट आर क्रेडिटेड टू बाय प्रोडक्ट अकाउंट, उसका एक अलग सा अकाउंट बना दो। मींस ऐसा समझ लो ना, उसको अलग प्रोडक्ट के तौर पे ही ट्रीट करो, मेन प्रोडक्ट जैसा ही ट्रीट करो, और उसका सेल्स रेवेन्यू उसमें क्रेडिट करो, उसके खर्चे इधर प्रोपोर्शनेटली लिख के माइनस करो और नेट प्रॉफिट दो। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस जो आता है उसको सीधा ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। समझ में आ रहा है? सो उसका ट्रीटमेंट है ना, मेन प्रोडक्ट जैसा ही ट्रीटमेंट हुआ, सेम लाइक मेन प्रोडक्ट या फिर जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारी बाय प्रोडक्ट है, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग, सपोज इट रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग, तो क्या करें? और तो आगे संभावना ऐसे है कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी उसकी कीमत छोटी ही होगी, सपोज स्मॉल, या फिर उसकी कीमत कंसिडरेबल हो। ऐसा हो कि पहले प्रोसेस का जो बाय प्रोडक्ट है उसको फर्दर प्रोसेस करूँ ना, तो फिर वो मेन प्रोडक्ट जितना वैल्यूएबल हो जाता है आगे जाके। तो क्या करेंगे? तो ऊपर जो बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट थी स्मॉल वैल्यू वाली, वो ले लो, बट अगर उसकी कंसिडरेबल वैल्यू आती है तो ये नंबर 2 वाली ट्रीटमेंट ले लो, मीन्स उसको मेन प्रोडक्ट जैसा ट्रीट करो। फिर आगे, वेयर बाय प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय द अंडरटेकिंग इटसेल्फ, मींस हम ये बाय प्रोडक्ट को हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर लेते हैं, तो क्या करें? अगर यूज कर लेते हैं तो क्या करें? तो उसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट के तौर पे दिखा। देखो, रिप्लेसमेंट प्राइस ऑफ द बाय प्रोडक्ट यूज शुड बी डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। सर ये रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होती है? मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपके घर में आप हर रोज दूध की कुछ थैली परचेस करते हो, बराबर है? और आपके घरों में आपकी मम्मियां ये करती होगी कि जब भी वो दूध गर्म करेंगे पहले, फिर जब ठंडा हो जाएगा तो मलाई जमेगी उसकी, तो मलाई को साइड पे एक डिब्बे में रखेंगे,
कुछ लोग हर रोज खा लेंगे उसको, या दूसरे लोग क्या करेंगे, हर रोज नहीं खाएंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, फिर मंथ एंड में एक बड़े बर्तन में वो मलाई आ जाएगी, फिर वो उसको गर्म करके उसमें से घी बना देंगे, है ना, होता है ऐसा। अब ये क्या हो रहा है, ये घी का कंजम्पशन आप बेचने के लिए घी बना रहे हो, नहीं, आप घर में ही यूज कर लोगे। तो अब ये क्या कर रहे हो, आपकी जो बाय प्रोडक्ट है, मलाई बाय प्रोडक्ट, आपकी चाय मेन प्रोडक्ट चाय बनाना, दूध बनाना, वो आपकी कॉफी बनाना, वो मेन प्रोडक्ट है, और वो बनाते बनाते ये मलाई बनती है ना। अब बाय करते हो, फिर उसको गर्म करते हो, फिर वो मलाई जो ठंडा होता है, मलाई जो निकलती है, तो ये आपकी बाय प्रोडक्ट है, ये पक्का है। बट बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके आपको कोई अलग प्रोडक्ट मिल जाती है, और उसका आप सेल्फ कंजम्पशन कर लेते हो, घर में ही यूज कर लेते हो, तो उसकी रिप्लेसमेंट हम क्या ढूंढेंगे कि भाई कितना कितना घी बना, भाई चलो 500 ml घी बना, तो मार्केट में 500 ml घी कितने में आता है, सपोज 400 रुपए किलो बिकता है या 600 रुपए किलो बिकता है, तो 500 ml की कीमत कितनी होगी, 300 रुपया। तो ये 300 रुपया इट इज माई रिप्लेसमेंट प्राइस, आर यू गेटिंग। तो रिप्लेसमेंट प्राइस ऑफ द बाय प्रोडक्ट शुड बी डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट में ये खर्चे के तौर पे डेबिट कर दो भाई, बराबर, इन विच द बाय प्रोडक्ट हैज बीन यूज्ड एंड शुड बी क्रेडिटेड टू बाय प्रोडक्ट अकाउंट, बाय प्रोडक्ट अकाउंट में क्रेडिट करो और प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करो, मींस इन शॉर्ट इतना रुपया प्रोसेस अकाउंट में खर्चे के तौर पे दिखा दो और वहां रेवेन्यू के तौर पे दिखा दो, उसका सेपरेट अकाउंटिंग करो बाय प्रोडक्ट का, बराबर। फिर आगे क्या करो, रिप्लेसमेंट प्राइस इज द प्राइस एट विच द सेम बाय प्रोडक्ट कैन बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। अब यही घी आप बाहर से लेते तो कितने में आता, उसी को रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते। तो ये ट्रीटमेंट्स थी, इसके बारे में मेरा डिस्कशन बाकी था, अभी ये रिवीजन के टाइम पे ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया। तो ये बाय प्रोडक्ट का हो गया। अब इसमें मेरे को कितने एग्जांपल्स आपको बताने हैं, तो भाई ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 5, 6, 8, 2, 4 एंड 12। अबे ना बहुत ज्यादा इसमें एग्जांपल्स नहीं है, सच में बताऊं तो एग्जांपल्स प्रोसेस कॉस्टिंग जितने ज्यादा नहीं है, प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ 22 चॉइस सम है, इधर कुछ 10-12 सम आधे हैं, बराबर, उसमें से भी आधे ही हमको करने हैं, बराबर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ दो, ये सभी नहीं कराता हूँ अभी, उसमें 2-3 आपको एक इलस्ट्रेटिव करा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी ये चैप्टर में ऐसा है, बराबर। तो देखो बाय प्रोडक्ट में कौन कौन से वेराइटी है, तो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नाम का टॉपिक में निकालता हूँ, देखो जरा ध्यान से, ये रहा। अब है ना ये सेकंड नंबर का सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, मैं बताता हूँ बाद में, पहले शुरुआत पे आते हैं बेसिक सम्स। देखो ये 5वां सम है, जस्ट आप समझिए, इसमें ना रिवर्सल कॉस्ट मेथड यूज की है। ये रिवर्सल कॉस्ट अभी हमने समझा है, ये करना क्या है, बाय प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस में से सब खर्चे माइनस करते 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 हम क्या कहाँ पर पहुंचेंगे, तो भाई ज्वाइंट कॉस्ट का उसका हिस्सा वो ढूंढ लेंगे। अब है ना कैसा करना है, देखो आपकी मेन प्रोडक्ट ए है, सो यहाँ मेन प्रोडक्ट है, आपकी एक ही प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट of the company, the process of the resulting wastage waste material into two by product B and C, मीन्स आपकी जो बाय प्रोडक्ट है ना उसको फर्दर प्रोसेस करते हो, मेन प्रोडक्ट को तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देते हो। यूजिंग रिवर्सल कॉस्ट मेथड ऑफ बाय प्रोडक्ट्स प्रिपेयर अ कंपैरेटिव पीएनएल स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमको ये पीएनएल स्टेटमेंट बनाना है, बनाते हैं, बट हमको ज्वाइंट कॉस्ट ढूंढनी है मेनली। अब देखो टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट वाज 68,000, तो ये तो ज्वाइंट कॉस्ट दे दी, देखो ज्वाइंट कॉस्ट 68,000। अब उसको अपोर्शन कैसे करेंगे, क्यों, बी और सी की कुछ रेवेन्यू मिलेगी, देखो इधर सेल्स, ए को तो आपने बेच दिया स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 164, बट बी और सी को बेचा तो यहाँ 16,000 और 24,000 मिले, देखो 16 और 24। अब उसमें से खर्चे तो माइनस करेंगे ना, तो 2 खर्चे दिए, देखो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट 20 और 30, तो बाकी का टोटल कॉस्ट आएगा। तो ये जो सेल्स वैल्यू है 16,000 और 24,000, उसमें से मैं 20% और 30% माइनस करता हूँ, चलो देखो ये 16,000 में से 20% माइनस किया 3200, 24,000 में से 30% माइनस किया 7200, तो मेरे को क्या मिला, अब मेरे को टोटल कॉस्ट मिलेगी। बट अभी भी आगे बढ़ते, और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, देखो क्वेश्चन में आपको दिया है एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो एसएनडी ओवरहेड का भी परसेंटेज दिया है 20 और 20, एंड कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेपरेशन, कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेपरेशन मींस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, देखो 4800 7200, एसएनडी के परसेंटेज 20% दिए, तो वापस से ये 16,000 का 20% कितना होगा 3200, 24,000 का 20% 4800। अब है ना देखो माइनस करते जाओ, ये 3200 4800 ढूंढो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 4800 7200 दिए, वो माइनस कर लो, ये माइनस कर लो, तो बाकी का जो बचेगा ना उसको ज्वाइंट कॉस्ट बोलेंगे। मीन्स आप समझ लो, इधर देखो ध्यान से सब लोग, देखो मैं कुछ अलग कलर से बताता हूँ, ये 16,000 था,
एक पकड़ लो, कोई बी पकड़ लो, फिर बी जैसा ही सी में करना है। उसमें से सबसे पहले आप प्रॉफिट माइनस किए, फिर एस&डी ओवरहेड माइनस किए। अब ये 16,000 में से 3200 प्रॉफिट माइनस कर दिया तो टोटल कॉस्ट आएगी। वो टोटल कॉस्ट में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर, सॉरी एस&डी ओवरहेड माइनस की, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दी थी वो भी माइनस किया। तो अब बाकी का जो बचेगा, ये 4800 बचा, वो क्या है? तो जॉइंट कॉस्ट में ये प्रोडक्ट बी का हिस्सा है ना, अभी तो वही कॉस्ट बची, तो वो है। अब सिमिलरली सी का कर लो आप, तो सी का हिस्सा कितना आया? 4800। अब है ना, ये टोटल वाला कॉलम देखते जाओ, तीनों का सेल्स दिया है, लिख दिया। ये दोनों का प्रॉफिट मालूम पड़ा था, ये और ये भी लिख दिया, और इसका प्रॉफिट अभी नहीं मालूम पड़ेगा, 72,800 नहीं मालूम पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, पहले यहां से सीधे सीधे नीचे पहुंचेंगे, 4800 और 4800 पे पहुंच गया। अब आप देखो 2,04,000, उसमें से ये दोनों का अभी प्रॉफिट मिला है, एस&डी ओवरहेड तीनों का अलग से दिया है, देखो ये 20% इधर है, तो 164 का 20% ये, तो ये 40,800 हो रहा है। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सिर्फ ये दो की दी है, यहाँ डैश है, तो ये 12,000 हो रहा है। तो 2,04,000 में से 40,800 एंड 12,000 माइनस करते हैं। फिर आगे ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट में क्या है, तो ये दो मिल गए 4,800 एंड 4,800, बट आपको टोटल ज्वाइंट कॉस्ट ये गिवन है 68,000 गिवन है, तो ये 68,000 में से ये दो माइनस करूंगा तो ये मिलेगा। तो देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, पहले हमने ये वाला ज्वाइंट कॉस्ट ढूंढा, फिर ये वाला ज्वाइंट कॉस्ट ढूंढा, फिर यहाँ ज्वाइंट कॉस्ट गिवन है, ये 6800 में, सॉरी 68,000 में से 4800 गए तो 58,400 आए, यहाँ पर पहुंचे। फिर यहाँ से हम रिवर्स में गए, ये 164 में से ये 58,400 ज्वाइंट कॉस्ट माइनस की, 32,800 से एस&डी ओवरहेड माइनस किया, बाकी का जो बचा वो प्रॉफिट है, तो ये हमको प्रॉफिट मिल गया। आर यू गेटिंग? ये रिवर्सल कॉस्ट मेथड है। कैसे रिवर्सल? सेल्स में से सब खर्चे माइनस कर करके हम ज्वाइंट कॉस्ट पे पहुंचे, इसलिए उसका नाम है रिवर्सल कॉस्ट मेथड। समझ में आएगा? क्लियर है? चलो, पांचवा सम था। फिर ऐसा ही छठा सम है, उसमें भी देखो दो बाई प्रोडक्ट्स दी है। आपको है ना ऐसा ग्राफ हमेशा बना देने का, ये हमेशा याद रखना, हमारी सिस्टम है। देखो मैं सम ना पढ़ूं तो भी मालूम पड़ेगा, देखो यहाँ चालू किया, ज्वाइंट कॉस्ट आपकी कितनी है? एक ही दी है 75,000, बी और सी का पूछा है, बराबर। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी दी है? 23,000, 2,200, 1,800। एडमिन ओवरहेड दिया है 1,200, 1,500, 1,000। एस&डी पूछा है, प्रॉफिट दे दिया है परसेंटेज में, और सेल्स दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो सेल्स में से ये प्रॉफिट माइनस करेंगे, देखो सेल्स में से मैं प्रॉफिट माइनस करूंगा, बराबर। एंड फिर फर्दर प्रोसेसिंग एंड एडमिन ये जो दिया है वो माइनस करूंगा, तो एनआरपी मिलेगा। चेक करो, देखो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस किया, टोटल कॉस्ट मिल गई, उसमें से एडमिन एंड फर्दर प्रोसेसिंग माइनस किया, तो अब जो बाकी का बचा वो ज्वाइंट कॉस्ट। एंड फिर क्या है, आपको सेलिंग कॉस्ट अलग से दी है। अब ये सेलिंग कॉस्ट कैसे ढूंढनी है वो हमको ढूंढना है, बट एक बार सेल्स में से मैंने ये प्रॉफिट माइनस किया, टोटल कॉस्ट मिली, उसमें से एडमिन एंड आफ्टर सेपरेशन माइनस किया, तो अब जो आई उसका नाम है ज्वाइंट कॉस्ट बिफोर सेपरेशन। और यहाँ आपको टोटल देखो कितना दिया हुआ है, एक का ही दिया है 75,000, बाकी के दोनों का भी अभी हमको ढूंढना बाकी है, ज्वाइंट कॉस्ट में हिस्सा। तो मैं क्या करूंगा, देखो टोटलिटी में 169 में से 32,500 माइनस करूंगा, तो 136,500 आ गया। 136,500 में से एडमिन माइनस किया, आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट माइनस किया, तो अब बाकी का जो मिला वो ज्वाइंट कॉस्ट। ये 83,335 में ये 75,000 दिए है, तो बाकी के ये दोनों के रहेंगे, और ये दो कैसे आएंगे, 6 और 7 आएंगे कैसे? तो इसके जो 10,200 टोटल कॉस्ट थी उसमें से 1,500 और 2,200 माइनस किया, 5,323। नहीं, अभी भी एक और चीज है, सेलिंग कॉस्ट भी है, एंड सेलिंग कॉस्ट हमको ढूंढनी है। बच्चों जरा देखो एक और चीज, यहाँ एक हिंट है, सेलिंग कॉस्ट के बारे में कुछ कहा है, सम पढ़ना बाकी है हमारा। सेलिंग कॉस्ट का है ना, रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है 85, 10 और 5। मीन सपोज आपको टोटल सेलिंग का जो भी मिले उसमें मेन प्रोडक्ट में 85% बांटना, बाय प्रोडक्ट 1 में ए में 10% और बाय प्रोडक्ट बी में 5%। और आपको क्या किया है, एज्यूमिंग नो बिगिनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी, आपको नेट प्रॉफिट इन सेल्स दे दिया है तीनों का। अब है ना देखो सम में जो मैंने नंबरिंग की है ना बड़े काम के, देखो ये नंबरिंग देख लो। अभी सबसे पहले क्या करो आप, तो यहाँ शुरुआत कहाँ से आप आएगी, तो 150 में से ये 20% माइनस किया, 30,000 टोटल कॉस्ट मिली 120, और ये दो खर्चे मिले और ये पड़ा, तो मेरे को सेलिंग कॉस्ट का हिस्सा मालूम पड़ गया 10,000। अब ये सेलिंग कॉस्ट का 10,000 हिस्सा मालूम पड़ा ना, समझ में आया ये 10,000 कैसे है? सेल्स में से ये प्रॉफिट माइनस किया, टोटल कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट में से एडमिन कॉस्ट माइनस की,
आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट माइनस की, ज्वाइंट कॉस्ट माइनस की, क्योंकि ये दी थी, तो बाकी का जो बचा सेलिंग का। अब ये 10,000 है ना 85 लेवल पे है, तो 85 पे 100 टोटल सेलिंग, तो 10,000 पे कितना, तो 11,765, यहाँ 11,765 लिखा सेकंड नंबर, फिर उसका 85% ये है, तो सेकंड नंबर मीन्स यहाँ से मैं 2 नंबर पे पहुंचा, 2 नंबर पे से 3 नंबर पे। अब ये 100 का 10% लिखूंगा 1177, और यही 11,765 का मैं 5% लिखूंगा 588, तो मेरे को ये मिल गया। अब ये मिल गया तो अब है ना ये 6 नंबर मिलेगा। 6 नंबर कैसे मिलेगा, कि 10 बसों टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ए की, उसमें से 1500 ये, 2200 ये और 1170 ये, तो ये 5323 ये वाला। सिमिलरली यहाँ मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट बी का, कि 6300 टोटल कॉस्ट है, उसमें से 1000 एडमिन कॉस्ट, 1800 आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट एंड 588 सेलिंग कॉस्ट, तो बाकी का जो 7वां नंबर बचा वो है 2912, एंड ये 75,000 प्लस 5323 प्लस 2912, ये तीन का टोटल करोगे तो 83,235 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। तो भाई ये रास्ता है ऐसे करके सॉल्व करने का, बट ये रिवर्सल कॉस्ट मेथड वाले सम्स है, इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं है। अब है ना हमको एक सम एनआरवी वाला देखना है कि भाई एनआरवी के बेस पे हम कैसे बाइफरकेट करेंगे। तो ये देखो 8वें सम में जस्ट आप एनआरवी का एप्लीकेशन देखो, मेरे को अब सम नहीं कराना है, आपको एनआरवी सिस्टम दिखानी है। अब देखो ये सम के अंदर सपोज आउटपुट दिया है आपको क्वांटिटी में, फिर आपको सेलिंग प्राइस दी है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मिलेगी, सी पॉइंट, सी इज नथिंग बट ए मल्टीप्लाइड बाय बी। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अलग से दी है 2,40,000, 48,000 जीरो, और ये तो अब दूसरा कोई खर्चा नहीं दिया है फर्दर प्रोसेसिंग में, सिर्फ ये दिया है, तो ये माइनस करेंगे तो अब जो बनेगा वो है एनआरवी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है 8,29,600, इसको ये एनआरवी के प्रोपोर्शन में बांटेंगे। एनआरवी का प्रोपोर्शन में 6,80,000 इज टू 32,000 इज टू 32,000 इज टू 2,32,000, ये प्रोपोर्शन समझ में आ गया। तो ये सबसे पहले हमने क्या किया, अलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट पर एज पर एनआरवी। फिर हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है, तो हमें ना स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पहले क्वांटिटी लिख देंगे, ये सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दी होगी हमको अलग से, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मिलेगा, उसमें से ये जॉइंट कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर आपको सभी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं तो क्या प्रॉफिट आता है, तो भाई सभी प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लिख दो, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दो, जॉइंट कॉस्ट माइनस कर दो, तो हमको प्रॉफिट मिला। अब लास्ट में वो ऐसा पूछेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचने का और कौन सी को फर्दर प्रोसेस करने का। तो देखो यहाँ है ना ये येलो एंड ब्लू कलर से मैंने लिखा है, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचते हैं और ये फर्दर प्रोसेसिंग पॉइंट पे बेचते हैं। तो यहाँ देखो कौन सा ज्यादा है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट में प्रोडक्ट ए में 22,000 प्रॉफिट है, जबकि फर्दर प्रोसेसिंग में 1,02,000 है, तो प्रोडक्ट ए में फर्दर प्रोसेस करूंगा। चलो बी में स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 12,800 का फायदा है, फर्दर प्रोसेसिंग में 4800 का है, तो मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचूंगा 12,800 प्रॉफिट। सी जो है उसको तो फर्दर प्रोसेस करा ही नहीं जाता, तो उसको तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचना है 4800। एंड जो डी है उसको मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचू तो 18,800, बट फर्दर प्रोसेस करूँ तो 34,800, तो उसको मैं फर्दर प्रोसेस करूंगा। तो इन शॉर्ट बी और सी को मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचूंगा, सी को तो मैंडेटरी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचना है, बट बी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचूंगा, एंड ए और डी को ही फर्दर प्रोसेस करूंगा। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना आता है, तो ये रहा देखो, प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर मैं ये चारों का टोटल कर दूं ना तो दैट वुड बी द हाईएस्ट प्रॉफिट। ये दोनों को ए और डी को फर्दर प्रोसेस करो और बी और सी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एनआरवी वाला सम हो गया। ये सम देखने से हमारा एनआरवी हो गया, पहले दो सम देखने से हमको क्या रिवर्सल कॉस्ट मालूम पड़ गया बराबर। अब मैं आपको ये वाला सम बताता हूँ, सेकंड नंबर का सबसे ऑड और यूनिक सम है, ये करना ही करना है ना, ये मेरे को समझाना भी पड़ेगा, अभी मैं समझाऊंगा इसको, कंपलसरी है बराबर। ध्यान से देखिए क्या है इसमें अंदर। A chemical process yield 60% of material introduced as a main product A and byproduct B 15%, byproduct C 20%, and 5% being wastage. मीन्स अगर आपने 100% 100 kg मटेरियल यूज किया तो उसमें से 60% कहाँ प्रोडक्ट ए में डालना पड़ेगा, 15% मीन्स 15 यूनिट बी में, 20 यूनिट सी में। अब टोटल करो 60 + 15 + 20 95 होंगे, और बाकी के 5 हो जाएंगे आपके वेस्टेज। अब रेशियो ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर इन प्रोसेस आर गिवन।
अब है ना रेशियो दिया है मटेरियल का एंड लेबर का, क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ए है, बराबर, मेन प्रोडक्ट ए है और बाय प्रोडक्ट बी एंड सी दो है, तो कॉमन खर्चों को बांटना पड़ेगा ये तीनों। तो देखो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 1.5 टाइम्स द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। तो अब है ना मैंने यहाँ जरा एज्यूम किया है, देखो मटेरियल की बात करें, एडजस्टमेंट नंबर 1, तो मैंने क्या किया, पहले ये एज्यूम किया है। देखो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। 1 unit of C requires half of the raw material required for 1 unit of B। चलो A B C ऐसा मैं लिखता हूं, तो C में जो चाहिए वो A से हाफ चाहिए, तो सपोज मैं ये 1 एज्यूम करूं तो ये 2 हो जाएगा। एंड फिर क्या लिखा है, 1 यूनिट ऑफ A मीन्स ये ऊपर वाला, इट रिक्वायर्स 1.5 टाइम्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर B, मीन्स इसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स, तो 2 का 1.5 टाइम्स कितना आ जाएगा 3, तो 3:2:1, देखो 3:1 आ गया। बट ये तो रॉ मटेरियल का यूसेज है, अब आपको देखना पड़ेगा कि ये रॉ मटेरियल एक यूनिट ए बनाना है ना तो 3 kg ए चाहिए, एक यूनिट बी बनाना है ना तो 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, एंड एक यूनिट सी का बनाना है तो 1 kg रॉ मटेरियल चाहिए। बट यूनिट्स कितने बने, ए के 60 यूनिट बने, बी के 15 बने और सी के 20 बने, वो परसेंटेज उन्होंने दिए है उन्होंने शुरू में, तो हमने एज्यूम किए, तो 3 × 60 180, 2 × 15 30 एंड 1 × 20 20, ये जो प्रोपोर्शन बनता है ना 180:30:20 ये लेना है। हमारे लोगों की भूल क्या होती है मालूम, हम 3:1 करके चले जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। बट समझो ये तो ए बी सी क्या है सर, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, तो ये आपके ये ए मेन प्रोडक्ट है और बी और सी आपकी बाय प्रोडक्ट है। बट उसमें रॉ मटेरियल कितने चाहिए, तो ये चाहिए 3:1, ये प्रोपोर्शन है। बट ए के यूनिट कितने बने तो 60, बी के कितने 15 और सी के कितने 20, तो फिर इसको मल्टीप्लाइड करके जो बनता है ना दैट इज रियल प्रोपोर्शन। तो ये मटेरियल का हो गया। चलो ऐसे वेजेस का देखो, नंबर 2 पढ़ो। अब देखो प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स डबल द टाइम, यहाँ टाइम की बात है, टाइम मीन्स वेजेस की बात होगी, यहाँ भी टाइम की बात है मीन्स वेजेस की बात होगी। तो ये दोनों लेबर के पॉइंट थे, ये क्या था ओवरहेड का पॉइंट था, और ऊपर जो नंबर 1 था वो किसका पॉइंट था, मटेरियल का पॉइंट था। अब देखो नंबर 2 लेबर, लेबर में क्या लिखा है, लेबर में ऐसा लिखा है प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स डबल द टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी। अब ये जरा देखो ए बी सी, अब ए में बी और सी का जो टोटल है ना उससे डबल चाहिए, तो सबसे पहले बी और सी चाहिए, तो उसके लिए नंबर 3 पढ़ो, प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ बी, मीन्स ये जो 1 है तो ये है 2, क्यों? क्योंकि सी रिक्वायर्स हाफ ऑफ द टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ बी, तो बी का अगर 2 ओवर है तो ये 1 ओवर है। अब ये दोनों का टोटल करो कितना आता है 3, और 3 का डबल करो 6, तो हमको 6:2:1 मिला। बट अभी भी उसको उसके आउटपुट से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा जैसे इधर किया था, तो देखो 6:1 मिल गया, बट 6 को 60 यूनिट से, 2 को 15 से और 1 को 20 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 360 आएगा, 30 आएगा और 20 आएगा, 410। तो इसको लोअर करो तो 36:3:2 के प्रोपोर्शन। सो मटेरियल एंड लेबर का प्रोपोर्शन आया, एंड अब फिर ओवरहेड्स। अब आपको है ना सभी खर्चे दिए, मटेरियल कितना है तो 4600, लेबर 4100, ओवरहेड 6000। ओवरहेड के लिए क्या कहा है 6:1:1, ओवरहेड के लिए तो बोल ही दिया है। तो फिर वो प्रोपोर्शन करो एंड ये खर्चों को बांटो, बस हो गया सम। देखो ये रहा प्रोपोर्शन, तो 4600 4100 6000, ये 611 गिवन है, 36:3:2 अभी ढूंढा, 18:3:2 अभी ढूंढा, और ये प्रोपोर्शन में बांटो। इसका आउटपुट कितना बनता है, तो 1000 यूनिट इनपुट डाला तो उसका 60% 600, उसका 15% 150 और 20% 200, जो 5% लॉस हुआ उसको भूल जाओ। अब हमको ये जो टोटल मिला दैट इज अवर टोटल कॉस्ट। बट कोई मेरे को पूछे कि पर यूनिट मेरे को टोटल कॉस्ट ढूंढ के बताओ, तो 11700 को मैं 600 क्वांटिटी से डिवाइड करूँ तो 19.5 बनेगा, इधर 1650 को मैं 150 से डिवाइड करूंगा तो 11 बनेगा, और ये 1350 को मैं 200 से डिवाइड करूंगा तो 6.75।
ये एक्स्ट्रा है, पूछा नहीं है बट हमने किया। आई होप इट इज क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट सम्स का जो मैंने लिस्ट दिया था उसमें 2, 5 एंड 6 ये 3 हमने देख लिए। 8, 4 एंड 12 मैं जरा देख लेता हूँ उसके अंदर कुछ यूनिक हो, कुछ अलग हो तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। 8 देख लेते हैं। 8 है इधर, हाँ ये 8 था। 8 है, इसके जैसा ही है भाई, बराबर। 8 तो हमने किया शायद, 8 तो मैंने दिखा भी दिया। चलो तो अब कौन सा बचा, अब कौन से 2 बचे ना कुछ। हाँ ये जरा देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 4 नंबर का सम है ना, आप लास्ट डे रिवीजन में रखना ही रखना। ये डायरेक्टली टैली नहीं होगा, है ना। 4 नंबर का सम बड़ा इंटरेस्टिंग सम, बराबर है। 4 नाम का सम हमको करना है। तो चलो दिस इज अवर लास्ट एग्जांपल विच आई एम शोइंग यू, फिर यहाँ खत्म करेंगे। अब 4th सम में क्या है देखो, तो अब फैक्ट्री एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एक्स, केमिकल एक्स बना रही है, and in the course of manufacture in byproduct y is produced which after a separate process has a commercial value। मीन्स आप मेन प्रोडक्ट तो x बनाते हो बट वो बनाते बनाते y बन जाते हैं, फिर y को आप फर्दर प्रोसेस करते हो एंड फिर बेचते हो, तब उसकी कुछ वैल्यू बनती है, कॉमर्शियल वैल्यू। फॉलोइंग आर इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च महीने में जॉइंट एक्सपेंस दिए, मटेरियल का कितना 10,000, लेबर 4,000 और ओवरहेड 2,500 एंड उसके सेपरेट एक्सपेंस दिए हैं अलग से। ये कॉमन है मटेरियल के कॉमन, और मटेरियल के कॉमन एक्स के लिए 2,000 एंड वाई के लिए 2,800। सिमिलरली लेबर कॉमन 4,000 बट सेपरेट लेबर फॉर एक्स कितना 2,500 और सेपरेट लेबर फॉर वाई कितना 2,500। सिमिलरली ओवरहेड्स, तो ये 2,500 कॉमन है बट ये सेपरेट एक्स का 1,400 एंड वाई का 1,000। द आउटपुट ऑफ द मंथ वाज 150 क्विंटल्स ऑफ एक्स। मीन्स पहली जो ये जो बाय प्रोडक्ट एक्स है उसके 150 क्विंटल बने, ठीक है, एंड 50 क्विंटल्स ऑफ वाई, इसके 50 बने। द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई इज 200। ये कितने में बेच रहे हो 200 में, और ये एक्स कितने में बेच रहे हो। द प्रॉफिट ऑन वाई इज 33.33। अब वाई का प्रॉफिट 33.33% किसका कॉस्ट प्राइस। प्राइस बनेगी कितनी, टोटल कॉस्ट प्लस ये प्रॉफिट, ऐसा करके जो है वो वाई की सेलिंग प्राइस बनेगी। प्रिपेयर एन अकाउंट टू शो द कॉस्ट ऑफ एक्स। अब एक्स का कॉस्ट निकालना है ना, वो भी पर क्विंटल। तो अब ये कैसे आएगा, बाय द वे 1 क्विंटल मीन्स कितना मालूम, व्हाट डू यू मीन बाय 1 क्विंटल, 100 केजी। 1 मन मीन्स 20 केजी, और 1 टन मीन्स 1000 केजी, 10 क्विंटल। अब है ना क्या करना है देखो, सबसे पहले तो जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट बनाया, मटेरियल कॉमन है, लेबर कॉमन है, ओवरहेड कॉमन है। फिर प्रोडक्ट एक्स का स्पेसिफिक खर्चा मटेरियल एंड लेबर, प्रोडक्ट वाई का स्पेसिफिक खर्चा मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। अब आप सोचो जो भी टोटल कॉस्ट है उसका 1/3 आपका प्रॉफिट है, तो उसका मीनिंग सेलिंग प्राइस 133.33 आएगी, बराबर, पक्का। अब जरा ध्यान से देखो, हमने ये 50 यूनिट जो प्रोडक्ट वाई के है उसकी सेलिंग प्राइस दे दी है 200, और उसमें उसका प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस मींस प्रॉफिट कितना है वो जरा देखो, उनका प्रॉफिट के लिए क्या लिखा है, कॉस्ट में 25% ऐड करो ना तो प्रॉफिट आता है, ऐसा बोला है उन्होंने। 33.33% ऑन कॉस्ट है, तो मैं कॉस्ट को 100 एज्यूम करूं एंड उसमें 33.33 करूं तो ये 133, बस आपको सेलिंग प्राइस दे दी है, बराबर। तो अब आप देखिएगा प्रॉफिट कितने लेवल पे होगा, तो 100 का 1/3, 100 का 1/3 है ना। अब ध्यान से देखिए आपको कितने में बेचने को बोला है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो 200 रुपया प्रति क्विंटल बेचने को बोला है। चलो तो अब मैं क्या करूंगा, अब है ना इसको 200 रुपया प्रति क्विंटल में बेच दूंगा, 50 क्वांटिटी 200 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से ये हो गया। और अब ये जो सेल्स है ना उसका अब ये सेल्स मीन्स ये लेवल पे पहुंचा,
अबे ना 100 का 1/3 है, बट सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट कितना है? 1/4 है। ये कॉस्ट 100 का 1/3 है, 33.33, बट सेलिंग प्राइस का ये प्रॉफिट कितना है? अगर ये 100 है तो इसका 1/3 कितना, सॉरी 1/4 कितना होगा? 25, और ये 75। तो आप देखो 75 का 1/3 25 आ गया, ऐसा करके 100 बना, और 100 का 1/4 हो गया 25। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, ये जो 10,000 है, 10,000 उसका 1/4 कर देता हूँ, सेल्स का 1/4, 100 का 1/4 25, तो ये 2500 मेरा प्रॉफिट आ गया। अब आप देखो, ये मैंने ढूंढा 2500 मैंने ढूंढा, बराबर 10,000 में से ये सब माइनस करूंगा तो देखो मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, ओवरहेड का भी दिया है, एंड ये प्रॉफिट आ गया। तो बाकी का जो बचा उसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट कॉस्ट। तो ये पहले की जॉइंट कॉस्ट आई। अब देखो ये जो तीनों की कॉमन जॉइंट कॉस्ट है 16,500 है ना, जॉइंट एक्सपेंस तीनों का मिला के 16,500 है, उसमें से वाई का कितना है? 1,200, तो बाकी का कितना आएगा? 15,300 एक्स का होगा। अब यही 15,300 आप चेक करो इधर, है ना, ये 15,300 इधर हमने लिखा। अब देखो ये 2,000 थे, 2,500 थे, ओवरहेड 1400 थे, ये 15,300 इधर आया। तो ये जो बाकी का बचा ना 21,200, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। इसी को फिनिश स्टॉक अकाउंट बोलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और यही पूछा था। देखो, प्रिपेयर एन अकाउंट टू शो द कॉस्ट ऑफ एक्स पर क्विंटल। अब वो भी पर क्विंटल ढूंढना है। तो ये जो 21,200 आया, उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? उसकी क्वांटिटी से। एंड क्वांटिटी कितनी थी? एक्स की क्वांटिटी कितनी थी? 150 क्विंटल है। देखो ये रही, ये 150 क्विंटल है। तो मैं क्या करूंगा, ये 21,200 को 150 से डिवाइड करूंगा, और जो आएगा ना, दैट इज माई मेन आंसर। देखो यहाँ मैंने लिखा होगा 21,200 को 150 से डिवाइड करके ये आया। समझ में आ गया? बड़ा इंटरेस्टिंग सम था, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द सम्स आर डन विथ। अब कोई ऐसी बड़ी वैरायटी नहीं बची है। तो यहाँ हमारा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा।